नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो ये एक लैंडमार्क जैसी है। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल, लाखों कॉपीज बिकी हैं इसकी और कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। सही कहा। और इसकी खास बात है वो कहानी कहने का ढंग। एग्जैक्ट। दो पिता जैसे किरदारों के जरिए पैसों के सबक सिखाना। हाँ, एक वो पुअर डैड जो मतलब पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी थी, पर पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। और दूसरे रिच डैड जिनकी औपचारिक शिक्षा शायद कम थी पर वो आर्थिक रूप से बहुत सफल उद्यमी थे। जी। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य आइडियाज है और इसका क्या असर रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये किताब खास तौर पर उन लोगों में बहुत पॉपुलर है जो पैसे को लेकर अपनी समझ, अपनी सोच बदलना चाहते हैं। चलिए, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात जो कियोसाकी कहते हैं और शायद सबसे जरूरी भी, वो है वित्तीय शिक्षा का महत्व। फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ। उनका मानना है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो हमें नौकरी करना तो सिखा देता है, अच्छा पढ़ा लिखा बना देता है, पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता। मतलब पैसा काम कैसे करता है वो समझ नहीं आती। एग्जैक्टली। और उनके हिसाब से यही वित्तीय साक्षरता आर्थिक आजादी की चाबी है। किताब में वो एक लाइन भी कहते हैं ना, हाँ, कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपार दौलत बना सकता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसा कमाने से आगे की बात है। पैसे के व्यवहार को समझना, मानसिकता बदलने की कोशिश है कि बस अच्छी नौकरी काफी नहीं। और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। हाँ, ये तो बहुत ही यादगार है ना? उनकी परिभाषा भी बड़ी सीधी है। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और लायबिलिटी वो जो पैसा निकाले, जैसे कार लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। हाँ, और इसमें वो घर को भी अक्सर लायबिलिटी ही मानते हैं, अगर उससे कोई इनकम नहीं आ रही बल्कि जा रही है। ये थोड़ा विवादास्पद भी है ना? बिल्कुल। मतलब ये चीज़ों को शायद ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देता है। घर सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं होता कई लोगों के लिए, उसमें इमोशनल सिक्योरिटी भी होती है। सही बात है। पर हाँ, इसने लोगों को कैश फ्लो के नज़रिए से सोचने पर मजबूर किया है। आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। अच्छा, फिर एक और पॉइंट है कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसी नौकरियां चुनो जहां कुछ हुनर सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, भले ही शुरू में सैलरी थोड़ी कम हो। बिल्कुल। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस है, आज की सैलरी के बजाय भविष्य की कमाई की क्षमता बढ़ाने पर। एक तरह से उद्यमिता की तैयारी। और जो लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए जीते रहते हैं, उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, चूहा दौड़। द रैट रेस। हाँ, वो चक्कर जिसमें लोग पेचेक टू पेचेक जीके हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और फंसे रहते हैं। और कभी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाते। इससे निकलने के लिए वो पैसिव इनकम पर जोर देते हैं, ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार काम न करना पड़े। ये पारंपरिक 9 to 5 वाली सोच पर एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल, कि नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम भी हो सकती है, असल नियंत्रण अपने हाथ में लो। और इसमें मानसिकता का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, माइंडसेट। रिच डैड सिखाते हैं कि पैसे खोने का डर ही लोगों को रोकता है। सही। तो वो ग्रोथ माइंडसेट, सोच समझकर जोखिम लेने और गलतियों से सीखने पर जोर देते हैं। हाँ, ये सोच समझकर वाला हिस्सा जरूरी है। ब्लाइंड रिस्क लेने को नहीं कहते वो, लेकिन ये भी सच है कि हर किसी का रिस्क लेने का लेवल या हालात एक जैसे नहीं होते। ये बात भी सही है। तो अगर हम किताब के फायदे नुकसान देखें, फायदे तो साफ है। कहानी का अंदाज सरल है, लोगों को इंस्पायर करती है, पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एसेट लायबिलिटी, कैश फ्लो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाती है। बिल्कुल। और नुकसान शायद ये कि इसमें कैसे करें वाला हिस्सा कम है, प्रैक्टिकल स्टेप्स उतनी नहीं है। हाँ, थोड़ा अति सरलीकरण भी लगता है कहीं कहीं, और जोखिम या एंटरप्रेन्योरशिप पर काफी ज्यादा फोकस है, जो शायद सबके लिए ना हो। और कुछ आइडियाज रिपीट भी होते लगते हैं। फिर भी इसका जो इम्पैक्ट रहा है वो तो मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं। इसने लाखों लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ मोड़ा है, निवेश के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, खासकर रियल एस्टेट में, और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया है। हाँ, इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसे एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु माना जा सकता है। ये क्यों का जवाब देती है आपको, अपनी फाइनेंशियल लाइफ का चार्ज क्यों लेना चाहिए। लेकिन कैसे के लिए शायद और भी पढ़ना पड़े। बिल्कुल, इसे दूसरी ज्यादा डिटेल फाइनेंस बुक्स के साथ पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रेरणा और माइंडसेट शिफ्ट के लिए बढ़िया किताब है। हम इसे 4 क्वार्टर स्टार दे सकते हैं। हाँ, ये जगाने का काम करती है।
रास्ता फिर खुद बनाना होता है। ठीक है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। कियोसाकी के सिद्धांतों को देखें तो आज की जो डिजिटल दुनिया है, जो नॉलेज इकोनॉमी है, इसमें एसेट की परिभाषा कैसे बदल रही है? अच्छा पॉइंट है। क्या आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई ऑनलाइन कोर्स या शायद आपका पर्सनल ब्रांड भी एक एसेट माना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।